Assalamu alaikum dear students. My name is Nasir Abbas and I am going to have discussion with you people regarding the MCQs of English. In today's test you are going to be tested in active passive voice. तो इन 20 MCQs में जितने भी आपके पास important areas है जो कि past papers में आए हुए हैं, I have tried to cover them in this test. MCQs number 1 is record the video. MCQs number 2 is don't use mobile and MCQs number 3 is write. अब ये जो हमारे पास तीनों MCQs हैं, these 3 MCQs are related to imperative sentences. हमारे पास sentence number 1 है record the video. Sentence number 2 is don't use mobile and sentence number 3 is write. अब imperative sentence हमारे पास वो sentence होता है जिसमें हम कोई order देते हैं, जिसमें हम कोई advice करते हैं, कोई request करते हैं या किसी किस्म का suggestion वगैरह देते हैं. अब इसके हमारे पास 3 types हैं. Type 1 यहाँ पर हमारे पास वो imperative sentence होता है जिसमें हमारे पास object मौजूद होता है. Type 1 imperative sentence is that sentence in which the object is present. Type 2 imperative sentence हमारे पास वो है जिसके start में हमारे पास don't आ जाए, don't. और Type 3 imperative sentence हमारे पास वो है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ verb आया हो और उसमें हमारे पास object मौजूद ना हो. जिस तरह आप देख सकते हैं कि इस sentence में हमारे पास object मौजूद है, लेकिन इस sentence में हमारे पास object मौजूद नहीं है. अब वो imperative sentence जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, हम उसको 2 तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं. एक तो हमारे पास है कि हम उसके लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं लोब 3. लोब 3 में L का मतलब होता है लेट, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, B का मतलब होता है BE और 3 का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. दैट imperative sentence in which the object is present, तो हम जब इसको चेंज करते हैं वी अप्लाई अ फार्मूला फॉर दैट एंड दैट फार्मूला इज कॉल्ड लोब 3. बाय L वी मीन लेट, बाय O वी मीन ऑब्जेक्ट, बाय B वी मीन BE एंड बाय 3 वी मीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो इस सेंटेंस को हम जब चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेट, हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट क्या है द वीडियो, फिर हम लगा लेंगे BE और हमारे पास इसका जो थर्ड फॉर्म है दैट इज रिकॉर्डेड. ये तो हमारे पास इसका एक तरीका हुआ. दूसरा हमारे पास इसका तरीका ये है कि हम सेंटेंस के स्टार्ट में UR लगा लेंगे, फिर यहाँ पर हम लगा लेंगे सुटेबल वर्ड. सुटेबल वर्ड का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें ऑर्डर हो रहा है तो आप लिख ले ऑर्डर्ड, अगर आपको लग रहा है कि इसमें रिक्वेस्ट हो रहा है तो आप लिख ले रिक्वेस्टेड, अगर आपको लग रहा है कि इसमें एडवाइस हो रहा है तो आप इसमें लगा लें एडवाइस्ड. और ये जो सुटेबल वर्ड आएगा आप हमेशा इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे. याद रखें, आप ना तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ना सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ना ING फॉर्म लगाएंगे, बल्कि आपने थर्ड फॉर्म लगाना है. फिर आप उसके बाद टू लगा लेंगे और फिर आप उस सेंटेंस को जो है वो उसी तरह रिपीट कर लेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा कि लेट यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड टू रिकॉर्ड द वीडियो. तो इस वजह से आपके पास MCQs नंबर 1 जो है आपके पास इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बोथ A एंड C. लेट द वीडियो बी रिकॉर्डेड भी हमारे पास ठीक है और हमारे पास यू आर रिक्वेस्टेड टू रिकॉर्ड द वीडियो ये भी हमारे पास ठीक है. ऑप्शन बी इस वजह से गलत है क्योंकि आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जबकि रूल के मुताबिक हमने लिखा है कि जब भी हमारे पास सुटेबल वर्ड आएगा हम हमेशा इसका थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. फिर हमारे पास दूसरा सेंटेंस है डोंट यूज़ मोबाइल. अब ये हमारे पास वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसके स्टार्ट में हमारे पास डोंट आया है और इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट भी मौजूद हैं. तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम लगा लेंगे लेट, फिर हम यहाँ पर लगा लेंगे मोबाइल, यहाँ पर लगा लेंगे नॉट, यहाँ पर लगा लेंगे बी और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यूज्ड. तो इसका मतलब ये है कि वो इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसके स्टार्ट में डोंट आ जाए और उसमें जब हमारे पास नॉट आएगा नॉट, तो ये नॉट हम कहाँ पर लगाएंगे, शाबाश, ये हम ऑब्जेक्ट और बी के दरमियान लगाएंगे. आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन इस तरह भी आएगा लेट मोबाइल बी नॉट यूज्ड.
या आपके पास आ सकता है कि लेट नॉट मोबाइल बी यूज्ड। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास गलत होंगे, क्योंकि आपके पास जब लोग 3 फार्मूला आएगा तो आपके पास जो नॉट आएगा वो ऑब्जेक्ट और बीई के दरमियान होगा। फिर दूसरा पॉइंट आपके पास ये है कि आप कहते हैं कि मैं इसको यू आर के मुताबिक चेंज करना चाहता हूँ, तो फिर जब आप इसको यू आर के मुताबिक चेंज करना चाहेंगे फिर उसके लिए भी आपके पास 2 अलहदा रूल है। मैंने यहाँ पर लगा लिया है यू आर, और मैं कहता हूँ कि मैं इसमें ऑर्डर्ड लगाना चाहता हूँ। तो जब मैंने इसमें ऑर्डर्ड लगा लिया तो फिर तो मैं इसके साथ नॉट यूज करूंगा, नॉट टू यूज मोबाइल। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू यूज मोबाइल। अब फिर से कह रहा हूं कि आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन इस तरह भी होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट यूज मोबाइल। तो अभी शायद आपको ये पॉइंट इजी लग रहा हो, लेकिन फिर जब यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है सो इट बिकम्स लाइक क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन फॉर यू। तो इस वजह से ये जो नॉट आएगा, नॉट ये 2 से पहले आएगा। अगर आप इसको 2 के बाद लगाते हैं तो आपका आंसर गलत होगा। तो अगर आपने सुटेबल वर्ड में ऑर्डर्ड लगा लिया तो फिर आप उसके साथ नॉट को यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने इस सुटेबल वर्ड की जगह पर आपने ऑर्डर्ड की जगह पर फॉरबिडन लगा लिया, यू आर फॉरबिडन टू यूज मोबाइल, यानी मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि ये सुटेबल वर्ड हमारे पास आया है। मैंने यहां पर अगर ऑर्डर्ड लगा लिया तो फिर तो मैं यहां पर नॉट को यूज करूंगा। लेकिन अगर यहां पर मैंने ऑर्डर्ड नहीं लगाया बल्कि मैंने वर्ड फॉरबिडन लगा लिया तो याद रखें वर्ड फॉरबिडन के साथ आप दोबारा से नॉट को यूज नहीं करेंगे। यानी अगर आपने आंसर इस तरह लिखा कि यू आर फॉरबिडन नॉट टू यूज मोबाइल तो आपका जो आंसर होगा वो गलत होगा। तो आपके पास जब ऑर्डर्ड आएगा आप उसके साथ नॉट लगाएंगे, लेकिन जब आपके पास फॉरबिडन आएगा तो फिर आप उसके साथ नॉट को यूज नहीं करेंगे। फिर तीसरा आपके पास है राइट। अब ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें हमारे पास वर्ब आया है लेकिन इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अब वो इंपेरेटिव सेंटेंस इन विच देयर इज नो ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट अप्लाई लॉब 3 फार्मूला ऑन दैट सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वर्ब आया हो और उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो हम उसके लिए लॉब 3 का फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट रह गया है कि हम उसके लिए यू आर को यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद सुटेबल वर्ड को यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद टू लगाएंगे। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि यू आर ऑर्डर्ड टू राइट, यू आर ऑर्डर्ड टू राइट। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स के ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमारे पास आया कि यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट, यू आर एडवाइज्ड टू राइट, तो यहाँ पर तो हमारे पास तीनों सेंटेंसेस ठीक आ रहे हैं, तो फिर हम उसमें कौन सा वाला टिक करेंगे? तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी अगर आपके पास ऑप्शन ए आ जाए तो ऑप्शन बी में यहाँ पर आपके पास ऑर्डर आएगा, ऑप्शन सी में आपके पास ऑर्डर्स आएगा और ऑप्शन डी में आपके पास ऑर्डरिंग आएगा। वो कभी भी इस तरह नहीं करेंगे कि आपको ऑर्डर भी देंगे, रिक्वेस्ट भी देंगे और एडवाइस भी देंगे, बल्कि वो हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड देंगे और फिर उसमें आपके पास, जिस तरह आप MCQs नंबर 3 में देखिए, आपके पास है कि यू आर ऑर्डर, फिर दूसरा आपके पास है यू आर ऑर्डर्ड। तो ऑप्शन ए इस वजह से गलत है क्योंकि इसमें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है और हमने इस सुटेबल वर्ड का थर्ड फॉर्म यूज़ करना होता है। तो MCQs नंबर 2 में हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है कि ऑल आर करेक्ट, एंड MCQs नंबर 3 में हमारे पास ऑप्शन बी ठीक है, दैट इज़ यू आर ऑर्डर टू राइट। फिर नेक्स्ट हमारे पास रूल ये है कि हम जब किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हम सब्जेक्ट को लेकर जाते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को लेकर जाते हैं सब्जेक्ट की जगह पर। लेकिन दो हमारे पास ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि जिसमें हम सब्जेक्ट को ओमिट करते हैं, ओमिशन ऑफ द सब्जेक्ट। ओमिशन का मतलब होता है मुकम्मल ख़त्म करना, यानी आप इसको दोबारा से सेंटेंस के एंड में यूज़ नहीं करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाए कि ही राइट्स एग्जाम्पल्स, तो हम कहते हैं कि एग्जाम्पल्स आर रिटन बाय हिम। लेकिन दो हमारे पास ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उसमें बाय और जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है
हम उसको ओमिट करते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, वो दो सिचुएशंस हमारे पास कौन से हैं? एक हमारे पास है वेल नाउन और दूसरा हमारे पास है अननाउन। वेल नाउन का मतलब ये है कि जब एक ऐसा काम मेंशन किया जाए जो कि सारे दुनिया वालों को पता होता है कि ये काम कौन करता है। यानी फॉर एग्जांपल, पेशेंट को कौन एग्जामिन करता है? डॉक्टर। गाड़ी को कौन ठीक करता है? मैकेनिक। गाड़ी को कौन चलाता है? ड्राइवर। अदालत में फैसला कौन सुनाता है? जज। तो अब ये हमारे पास एक ऐसे सिचुएशंस है कि जिसका हमें पता है कि ये काम कौन कर रहा है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं वेल नाउन सब्जेक्ट। दूसरा हमारे पास है कि अगर मैं कहूँ कि समवन इज कॉलिंग मी, तो अब ये समवन कौन है? मैं नहीं जानता हूँ। तो दूसरा हमारे पास है अननाउन। तो जब हमारे पास अननाउन सब्जेक्ट आएगा तो हम उसको भी ओमिट करेंगे। अब देखिए, हमारे पास एमसीक्यूज हैं। द टीचर हैज़ डिलीवर्ड अ लेक्चर। तो अब हमें पता है कि क्लास में लेक्चर कौन देता है? क्लास में जो बंदा लेक्चर देता है हम उसे टीचर कहते हैं। तो इस वजह से हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी, अ लेक्चर हैज़ बीन डिलीवर्ड। अब अगर आप कहते हैं कि बाय द टीचर, तो आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा, क्योंकि हमारे पास रूल ऑफ ओमिशन ऑफ द सब्जेक्ट अप्लाई हो रहा है। फिर सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम उसको चेंज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देन एमसीक्यूज नंबर 5, समवन इज आस्किंग क्वेश्चंस। तो अब ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास समवन कौन है? कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये कोई कौन है? आई डू नॉट नो द पर्सन। तो इस वजह से यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट को ओमिट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। अब अगर यहाँ पर मैं लिखूँ कि बाय समवन, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो गलत कंसिडर होगा। इस वजह से एमसीक्यूज नंबर 5 में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। देन हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 6, इट इज टाइम टू रिवाइज द कोर्स। अच्छा, ये हमारे पास इट इज टाइम या इट वाज टाइम सेंटेंसेस है। इसको हम जब चेंज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इट वाज टाइम या इट इज टाइम, फिर हम लगा लेंगे फॉर, फिर हम उसके बाद लगा लेंगे ऑब्जेक्ट, फिर हम उसके बाद लगा लेंगे टू बी, और फिर हम उसके बाद लगा लेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सेंटेंस में इट इज टाइम आया है तो आप उसको इट इज टाइम ही छोड़ देंगे, और अगर आपके पास इट वाज टाइम आया है तो आप उसको इट वाज टाइम ही छोड़ देंगे। फिर आप उसके बाद फॉर लगा लेंगे, फिर आप उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा लेंगे, फिर आप उसके बाद टू बी लगा लेंगे, और फिर आप उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा लेंगे। यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है इट इज टाइम टू रिवाइज द कोर्स। अब स्टूडेंट्स याद रखें, पहला पॉइंट तो ये है कि इट इज टाइम क्या रहेगा? इट इज टाइम को आपने बिल्कुल टच ही नहीं करना है। जो आपके पास इट इज टाइम है वो इट इज टाइम ही रह जाएगा। अगर ये इट वाज टाइम होता तो फिर हम इसको इट वाज टाइम ही छोड़ दें। इसमें हमने किसी किस्म की चेंजेस नहीं करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा इट इज टाइम। अब क्या लगा लेंगे? फॉर। अब क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द कोर्स। अब क्या लगाएंगे? टू बी। और रिवाइज का हमारे पास थर्ड फॉर्म कौन सा है? रिवाइज। तो हमारे पास आ जाएगा इट इज टाइम फॉर द कोर्स टू बी रिवाइज्ड। तो इस वजह से एमसीक्यूज नंबर 6 में हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। फिर एमसीक्यूज नंबर 7 देखिए, इट वाज टाइम टू रीगेन द स्ट्रेंथ। इट वाज टाइम टू रीगेन द स्ट्रेंथ। इट वाज टाइम टू रीगेन द स्ट्रेंथ। तो जिस तरह हमने पहले कहा था कि इट वाज टाइम क्या बन जाएगा? जी, इट वाज टाइम ही रहेगा। फिर हम क्या लगा लेंगे? फॉर। फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? द स्ट्रेंथ। फिर क्या लगाएंगे? टू बी। और रीगेन का हमारे पास थर्ड फॉर्म क्या है? रीगेन। तो हमारे पास आ जाएगा इट वाज टाइम फॉर द स्ट्रेंथ टू बी रीगेन्ड। तो इस वजह से एमसीक्यूज नंबर 7 में हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी। देन कमिंग टुवर्ड्स एमसीक्यूज नंबर 8, आई हैव टू रीराइट द स्क्रिप्ट। अब ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? ये हमारे पास है इन्फिनेटिव सेंटेंस। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? जब आपके पास टू आ जाए और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए तो हम उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। तो अगर मैं कहूँ कि टू प्ले,
टू राइट, टू मूव, ये सब हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये सब हमारे पास बन जाएंगे इन्फिनेटिव। अब हमारे पास वो सेंटेंस जिसमें इन्फिनेटिव से आ जाए तो टू से पहले जो सेक्शन आया है टू से पहले उसको हम उसी तरह रखेंगे जिस तरह हमारे पास है आई हैव, ठीक है। आई हैव हमारे पास अपनी जगह पर आया है। अब जिस जगह पर टू आया है टू, उसकी जगह पर आप लगा लेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लगा लेंगे, जिस जगह पर आपके पास टू आया है आप उसकी जगह पर लगा लेंगे ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट है द स्क्रिप्ट, फिर ऑब्जेक्ट के बाद आप लगा लेंगे टू बी, और फिर आप उसके बाद लगा लेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज टाइम फॉर द स्क्रिप्ट टू, आई हैव द स्क्रिप्ट टू बी रीरिटन। फिर से सुने, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। वो सेंटेंस जिसमें हमारे पास इन्फिनेटिव आएगा तो टू से पहले जो हिस्सा आया है हमने उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। यहाँ पर हमारे पास आई हैव था तो मैंने आई हैव लिखा। अगर मैं लिखूँ कि समद ट्राइड तो समद ट्राइड ही आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि अब्दुल्ला वर्ड तो अब्दुल्ला वर्ड ही रह जाएगा। अब जिस जगह पर हमारे पास टू आया है उस टू की जगह पर हम ऑब्जेक्ट लगा लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के बाद हम टू बी लगा लेंगे और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगा लेंगे। इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, आई हैव द स्क्रिप्ट टू बी री रिटन। अच्छा अब देखिए ना, आपके पास जो है वो ऑप्शन बी क्यों गलत है, क्योंकि हमने बी की जगह पर बीन लगाया है। ऑप्शन सी क्यों गलत है, क्योंकि हमने री राइट लगाया है, हमने जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाया है, जबकि हमारे पास कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, थर्ड आएगा। और ऑप्शन डी इस वजह से गलत है क्योंकि हमने बीइंग लगाया है। तो याद रखिए आपके पास इसी तरह एक वर्ड की एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से फिर आप लोग के लिए अंडरस्टैंडिंग में मसला आता है। फिर एमसीक्यूज नंबर 9 देखिए, द सिचुएशन डिसअपॉइंटेड मी। हम जब किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हम बाय लगाते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जब वो हमारे पास आएंगे तो हम बाय की जगह पर कोई दूसरा वर्ड लगाएंगे। यानी जिस तरह हमारे पास डिसअपॉइंटेड आ जाए, डिसप्लीज्ड आ जाए, रिजॉयस्ड वगैरह आ जाए, अगर हमारे पास ये लिस्ट ऑफ वर्ड आएगा तो यहाँ पर हम बाय की जगह पर एट लगाएंगे। ये एक्सेप्शन वर्ड्स याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पास सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज कर लेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। इस वजह से हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज नंबर 9, आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट द सिचुएशन। एमसीक्यूज नंबर 10, दे नो दीज रूल्स। आपके पास दो वर्ड्स है, एक आपके पास है मैरिड और दूसरा आपके पास है नॉन। ये दो वर्ड्स भी आपके पास एक्सेप्शन केसेस में आते हैं, और जब भी आपके पास ये दो वर्ड्स आएंगे आप बाय की जगह पर टू को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास इस वजह से आएगा कि दीज रूल्स आर नोन टू देम। अगर मैं कहता हूँ कि दीज रूल्स आर नोन बाय देम तो हमारे ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि जब भी आपके पास वर्ड नोन आएगा और आपके पास वर्ड मैरिड आएगा आप यहाँ पर बाय की जगह पर टू को यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 11, दिस बुक कंटेंट्स अपडेटेड इंफॉर्मेशन। अब ये कंटेंट्स भी हमारे पास उसी एक्सेप्शन वर्ड्स के लिस्ट में शामिल है कि जब हमारे पास वर्ड कंटेंट्स आएगा या जब हमारे पास वर्ड इंटरेस्टेड आएगा तो बजाय बाय के यहाँ पर हम इनको यूज़ करेंगे। तो इस वजह से इसमें हमारे पास, और सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज कर लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अपडेटेड इंफॉर्मेशन इज कंटेंट इन दिस बुक। MCQs number 12, people have crowded streets. Again we have got a list of exception words जिसमें हमारे पास crowded आता है, या हमारे पास word satisfied आता है, या हमारे पास displeased, या जिसमें हमारे पास word filled आता है। तो जब भी हमारे पास ये list of word आएगा यहाँ पर हम by की जगह पर with लगाएंगे, और ये सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम चेंज कर लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। So the right option is option C. Streets have been crowded with people. MCQs number 13, he is roaming in the markets. अब हमारे पास एक्टिव पैसिव वॉइस में एक रूल है कि जब हमारे पास किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। और याद रखें, जब भी आपके पास कोई वर्ब के बाद प्लेस एक्सप्रेशन आ जाए, प्लेस एक्सप्रेशन, तो उस प्लेस एक्सप्रेशन को आप हमेशा आपने उसको ऑब्जेक्ट कंसिडर
नहीं करना है। तो अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही मौजूद ना हो तो फिर हम कहते हैं कि दिस सेंटेंस इज नॉट चेंजेबल इनटू पैसिव वॉइस। अब हमारे पास ये सेंटेंस है कि ही इज रोमिंग इन द मार्केट्स। इन द मार्केट्स हमारे पास प्लेस एक्सप्रेशन है और प्लेस एक्सप्रेशन हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। सो इन सेंटेंस नंबर 13 देयर इज नो ऑब्जेक्ट, दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नॉट चेंजेबल। फिर हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 14, द बस अराइव्ड लेट एट द स्टेशन। हमारे पास जब टाइम एक्सप्रेशन आ जाए, टाइम एक्सप्रेशन का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो कि टाइम को शो करता है, लेट, अर्ली, टुडे, टुमारो। तो जब वर्ब के बाद ऐसा वर्ड आपके पास आएगा तो उस सेंटेंस को भी आप पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम एक्सप्रेशन हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता और जिस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज वाई इन एमसीक्यूज नंबर 14 द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नॉट चेंजेबल। एमसीक्यूज नंबर 15, आर दे क्लीनिंग द रूम। अब ये हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास वो सेंटेंस होता है जिसमें हम कोई क्वेश्चन करते हैं और उसके एंड में हमारे पास ये साइन आता है जिसको हम साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं। अब आपके पास इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास कंपाउंड वर्ब होता है, कंपाउंड वर्ब। एक तो आपके पास वर्ब है इज, एम, आर, ये हमारे पास सिंपल वर्ब है, सही है, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड है। लेकिन अगर हमारे पास वर्ड आ जाए हैज बीन, या हमारे पास आ जाए इज बीइंग, या हमारे पास आ जाए हैड बीन, तो अब ये हमारे पास ऐसे वर्ब हैं, या इस तरह हमारे पास आ सकता है वेल, हैव बीन। तो अब ये हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं कि जिसमें हमारे पास 2 या मोर देन 2 वर्ड्स आए हैं। सो वो वर्ब इन विच यू हैव गॉट 2 और मोर देन 2 वर्ड्स, दैट वर्ब इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ब। अब कंपाउंड वर्ब को आपने याद रखना है कि आपने हमेशा इसको स्प्लिट करना है। देखिए, हम जब किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। तो जब आपने उस ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा लिया है तो आपके पास जो कंपाउंड वर्ब है, कंपाउंड वर्ब, आप उसका पहला वर्ड इससे पहले लगा लेंगे और इसके बाद जो चाहे वो एक वर्ड आता है या चाहे दूसरा वर्ड आता है आप इसको यहाँ पर लगा लेंगे। फिर से सुने, कंपाउंड वर्ब हमारे पास कौन सा वर्ब होगा जिसमें हमारे पास 2 या मोर देन 2 वर्ड्स होंगे। अब जब आप इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस में यूज करेंगे तो उस वर्ब का एक हिस्सा ऑब्जेक्ट से पहले आएगा और उसका एक हिस्सा आपके पास ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो हमारे पास चेंज ही नहीं होता बल्कि हम उसके साथ सिर्फ और सिर्फ बीइंग का इजाफा करते हैं। तो इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, आर द रूम्स बीइंग क्लीन्ड बाय देम। ऑप्शन बी क्यों गलत है? क्योंकि आर और बीइंग इन दोनों को हमने एक साथ लगाया हुआ है और हमने ये रूल डिस्कस कर लिया है कि जब भी हमारे पास कंपाउंड वर्ब आएगा हम इसको स्प्लिट करेंगे। फिर दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो साइन ऑफ इंटरोगेशन है ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास साइन ऑफ इंटरोगेशन ही रहेगा। अगर आपने इसको फुल स्टॉप में चेंज कर लिया तो तब भी आपका आंसर गलत कंसिडर होगा। एमसीक्यूज नंबर 16, आई गेव देम सम नोट्स। अब ये हमारे पास वो सेंटेंस है जिसमें हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जिसमें हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा हमारे पास होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो चीज़ नॉन लिविंग है वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी और जो चीज़ लिविंग है वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। जो चीज़ नॉन लिविंग थिंग है हम उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो चीज़ लिविंग है हम उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। हमारे पास सेंटेंस है आई गेव देम सम नोट्स। अब इसमें दिम हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सम नोट्स हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आपकी मर्जी है कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के स्टार्ट में लाना चाहते हैं या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के स्टार्ट में लाना चाहते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूं कि मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के स्टार्ट में लाना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा कि सम नोट्स
सेंटेंस हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो आ जाएगा वर गिवन टू देम बाय मी। अब जब आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा लिया है, ये ज़रूरी है कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाएंगे। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के स्टार्ट में लाते हैं तो ये हो जाएगा दे वर गिवन सम नोट्स बाय मी। तो अब आप देखिए, जब हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा लिया है तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमने कुछ भी नहीं लगाया। लेकिन जब हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा लिया है तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमने टू लगा लिया है। तो इसका मतलब ये कि वो सेंटेंस जिसमें हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उनमें से अपने मर्जी का कोई भी ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं। इस वजह से MCQs नंबर 16 में आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। MCQs नंबर 17, द स्टूडेंट शुड हैव इन्फॉर्म्ड द टीचर। देखिए, अगर हमारे पास शुड हैव आ जाए तो हम उसको चेंज कर लेंगे शुड हैव बीन में, BEEN बीन। अगर हमारे पास कुड हैव आ जाए तो हम इसको चेंज कर लेंगे कुड हैव बीन में। अगर हमारे पास वुड हैव आ जाए तो हम उसको चेंज कर लेंगे वुड हैव बीन में। अगर हमारे पास मस्ट हैव आ जाए तो हम उसको चेंज कर लेंगे मस्ट हैव बीन में। और अगर हमारे पास ऑट टू हैव आ जाए तो हम उसको चेंज कर लेंगे ऑट टू हैव बीन में। इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, द टीचर शुड हैव बीन इन्फॉर्म बाय द स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इस वजह से गलत है क्योंकि यहाँ पर हमने बीइंग लगाया है, BEING, जबकि आपके पास BEEN वाला बीन आएगा। अगर आप BEING वाला बीइंग लगाते हैं तो आपका आंसर गलत कंसिडर होगा। और ऑप्शन सी तो इस वजह से गलत है क्योंकि हमने इसके साथ हैज लगाया है। MCQs नंबर 18, ही कैन रीड द स्क्रिप्ट। देखिए, ये आपके पास मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब आप लोग के साथ बहुत ज़्यादा आसान है। आपके पास जो भी मॉडल वर्ब आया है आप उसके बाद बी लगाए, BE। कैन को आप चेंज कर ले कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, शुड बी, वुड बी, कुड बी, मस्ट बी, ऑट टू बी। अब इसमें आप लोग एक चीज़ का ख्याल रखें और वो ये है कि आप नॉर्मली इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के रूल को एक्टिव पैसिव वॉइस के साथ कंफ्यूज करते हैं। देखिए, कैन को हम चेंज करते हैं कुड में लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में। कैन को हम चेंज करते हैं कैन बी में, एक्टिव पैसिव वॉइस में। मस्ट को हम चेंज करते हैं हेड टू में, कहाँ पर, नरेशंस में। लेकिन हमारे पास ये एक्टिव पैसिव वॉइस में मस्ट भी बन जाएगा। इसी तरह आपके पास अगर मैं आ जाए तो नरेशंस में ये माइट बन जाएगा, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस में ये आपके पास में भी होगा। तो इस वजह से MCQs नंबर 18 में हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द स्क्रिप्ट कैन बी रेड बाय हिम। MCQs नंबर 19, ही विल कवर द डिस्टेंस। सेंटेंस इज बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आप चेंज कर लेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। इस वजह से हमारे पास आ जाएगा द डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय हिम। जब हमारे पास सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज कर लेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। लास्ट MCQs इज MCQs नंबर 20, शी हैड बीन राइटिंग बुक्स। आपके पास 4 ऐसे टेंसेस है, 4। एक आपके पास है फ्यूचर कंटिन्यूस, दूसरा आपके पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, दूसरा आपके पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और तीसरा आपके पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर से सुने, आपके पास अगर आ जाए फ्यूचर कंटिन्यूस जिसमें हमारे पास आता है विल बी और शेल बी, फिर हमारे पास आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जिसमें हमारे पास आता है हैज़ बीन और हैव बीन, फिर अगर हमारे पास आ जाए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जिसमें हमारे पास आता है हैड बीन, और अगर हमारे पास आ जाए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जिसमें हमारे पास आता है विल हैव बीन और शेल हैव बीन, तो इन 4 टेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नॉट चेंजेबल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।